देखिए आप आर्द्रता जान चुके थे और आर्द्रता के साथ साथ आपने एक टेम्परेचर जाना था ओसांक, जो कि एक महत्वपूर्ण है, इस पॉइंट के अंदर बार बार अपने पास यूज होगा। अब अपन इसमें पढ़ने जा रहे हैं दैनिक जीवन में आपेक्षिक आर्द्रता का क्या महत्व है, या यूं कह सकते हैं आपेक्षिक आर्द्रता पर आधारित कौन कौन सी घटनाएं, उन घटनाओं को अपन समझेंगे। तो ध्यान रहे आप आर्द्रता वाले टॉपिक से, एक तो आर्द्रता होती क्या है, फिर उसके साथ साथ निरपेक्ष आर्द्रता, फिर उसके साथ साथ संतृप्त आर्द्रता और आपेक्षिक आर्द्रता, ये 4 पॉइंट्स आपको अच्छे से आने चाहिए। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट कि एक तो आर्द्रता है क्या और आर्द्रता के टाइप्स कौन कौन से थे, जैसे निरपेक्ष आर्द्रता थी, संतृप्त आर्द्रता थी और आपेक्षिक आर्द्रता थी। इसके साथ साथ एक टेम्परेचर था ओसांक, यानी कि ड्यू पॉइंट, वो आपको आना चाहिए और वो आप आर्द्रता वाले टॉपिक से जरूर उसे वापस से एक बार क्लियर करें, क्योंकि यहां इस टॉपिक के अंदर ये बार बार यूज होगा। तो यहां अपन अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है दैनिक जीवन में आपेक्षिक आर्द्रता। दैनिक जीवन में आपेक्षिक आर्द्रता। दैनिक जीवन में आपेक्षिक आर्द्रता का महत्व या घटनाएं। आर्द्रता का महत्व, या यूं कह सकते हैं आप आपेक्षिक आर्द्रता पर आधारित घटनाएं कौन कौन सी हैं। देखिएगा आपेक्षिक आर्द्रता की, जो आपेक्षिक आर्द्रता पर कौन कौन सी घटनाएं हैं, उसमें नंबर 1 सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ओस की, यानी कि ड्यू। देखो ओस होती क्या है, जब वायुमंडल की जो जलवाष्प है वो संघनित होकर छोटी छोटी बूंदों के रूप में पौधों की पत्तियों पर जम जाती है, तो उसे अपन ओस कहते हैं। और ध्यान रहे ओस पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। तो पहली जो घटना है जो कि आपेक्षिक आर्द्रता पर आधारित है, ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में कि आपेक्षिक आर्द्रता पर आधारित घटना पहली कौन सी है? ओस। तो आप पहले ओस को डिफाइन कर लें कि जब वायुमंडल की जलवाष्प, जब वायुमंडल की जलवाष्प संघनित होकर कंडेंसेस होकर, जब वायुमंडल की जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी बूंदों के रूप में छोटी छोटी बूंदों के रूप में पौधों की पत्तियों पर जमा हो जाती है, के रूप में पौधों की पत्तियों पर जमा हो जाती है, पौधों की पत्तियों पर जमा हो जाती है, तो इसे ओस कहते हैं। तो इसे ओस कहते हैं। तो ध्यान रहे कि ओस है क्या, कि जब वायुमंडल की जल वाष्प संघनित होकर, कंडेंसेंस होकर, संघनित होकर छोटी छोटी बूंदों के रूप में पौधों की पत्तियों पर जमा हो जाती है, तो इसे ही अपन क्या कहते हैं? ओस कहते हैं। तो ये अपने पास एक सिंपल एक परिभाषा अपने दे दी है। ध्यान रहे कि ओस जो होती है वो पौधों के लिए लाभदायक होती है, लेकिन ध्यान रहे इसके निर्माण के लिए यह आवश्यक होता है, देखो इसके निर्माण हेतु, यानी ओस के बनने के लिए, इसके निर्माण हेतु यह आवश्यक है कि इसके निर्माण हेतु
यह आवश्यक है कि देखिए क्या आवश्यक है इसके निर्माण के लिए कि तापमान हिमांक से ज्यादा होना चाहिए। तापमान हिमांक यानी कि फ्रीजिंग टेम्परेचर या आइस पॉइंट जिसे अपन बोलते हैं, आइस टेम्परेचर तापमान हिमांक से ज्यादा होना चाहिए। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है। और ये भी अपन लाइन लिख सकते हैं कि ओस फसलों के लिए क्या होती है, लाभदायक होती है। ओस फसलों के लिए लाभदायक होती है। तो देखिए पहली जो घटना अपन ने आपेक्षिक आर्द्रता पर देखी है वो पहली घटना है ओस। दूसरी घटना की अपन बात करें तो नंबर सेकंड पे अपन ले लेंगे पाला, जो सर्दियों में पड़ता है। पाला या जिसे अपन तुषार धवल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, होअर फ्रॉस्ट। देखो पाला होता क्या है कि जल वाष्प सीधे बर्फ के क्रिस्टलों के रूप में जम जाए, तो वही एक तरह से पाला है। और जब पौधों पर आ जाता है तो पौधे क्या होते हैं, इसे मृत हो जाते हैं। इसके लिए किसान क्या करता है, खेतों में पानी भर देता है, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, एक होती है वो। इसके अलावा वहाँ क्या करता है, खेत के पास अलाव भी जलाता है। तो सबसे पहले अपन देखें कि पाला ये भी किस पर डिपेंड है, किस घटना पर आधारित है, आपेक्षिक आर्द्रता पर आधारित है। ये वाली घटना भी यानी पाले का पड़ना, यही कह सकते हैं। जब संघनन ऐसे ओसांक पर, ये कब होता है, देखो जब संघनन ऐसे ओसांक, ओसांक ध्यान रहे तापमान है भाई, जिस तरह से क्रांतिक ताप होता है उसी प्रकार से ये आपको अपन ने जो टॉपिक पढ़ा है आर्द्रता वाला, उस टॉपिक में इसको अलग से डिस्कस किया हुआ है, वहां इसे जरूर देखें और समझें। तो देखिए जब संघनन ऐसे ओसांक पर होता है, ऐसे ओसांक पर होता है, जब संघनन ऐसे ओसांक पर होता है जो हिमांक, जो जब संघनन ऐसे ओसांक पर होता है जो हिमांक से नीचे हो, जो हिमांक से नीचे हो, तो ध्यान रहे यहां तो तापमान के लिए कुछ और बात कही थी लेकिन यहां अलग हो गई। जब संघनन ऐसे ओसांक, ओसांक क्या है, एक प्रकार का तापमान है, ऐसे ओसांक पर होता है जो हिमांक, हिमांक भी एक प्रकार का क्या है, तापमान है। ध्यान रखना हिमांक के बारे में, आपको गलनांक, इनके बारे में अगर जानना है तो अपना एक लेक्चर है, एक टॉपिक अपने पढ़ा है, ताप एक रूप अनेक, इस नाम से, वहां सभी प्रकार के तापों का जिक्र किया हुआ है, वहां से आप उसे जरूर देखें कि जब संघनन ऐसे ओसांक पर होता है जो हिमांक से नीचे हो, तो नीचे हो तो अतिरिक्त जलवाष्प हो, तो अतिरिक्त जलवाष्प यानी एक्स्ट्रा जो वाटर वेपर होती है, अतिरिक्त जलवाष्प हिम कणों के रूप में जमा होते हैं। तो अतिरिक्त जलवाष्प हिम कणों के रूप में जमा होते हैं। देखो यही मैंने आपसे कहा कि जब जल वाष्प सीधे बर्फ के रूप में बदल जाती है तो इसे ही अपन तुषार धवल या इसे ही अपन क्या कहते हैं, पाला कहते हैं। यानी पाला एक प्रकार से जो एक आपने क्रिया पढ़ी होगी ऊर्ध्वपादन यानी सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपादन में क्या होता है, ठोस को जब अपन ऊष्मा देते हैं, उसे तापमान दिया जाता है, तो ऊष्मा प्राप्त करके वो ठोस से सीधा गैसीय अवस्था प्राप्त कर लेता है, यानी द्रव अवस्था नहीं आती है। यानी ठोस से सीधा गैसीय अवस्था में पदार्थ का बदलना, ये ऊर्ध्वपादन था जिसे अपन सब्लिमेशन कहते हैं। और वाष्प अवस्था से या गैसीय अवस्था से सीधे ठोस में बदलना बिना द्रव अवस्था है, ये कहलाती है पाला या तुषार धवल, या इसे कहते हैं डी सब्लिमेशन। ध्यान रखिए उसका उल्टा हो गया है।
जब संघनन ऐसे ओसांक पर होता है जो हिमांक से नीचे हो तो अतिरिक्त जलवाष्प हिम कणों के रूप में क्या होते हैं, जमा होते हैं, इसे ही पाला कहते हैं, जमा होते हैं, इसे पाला कहा जाता है। तो यहां अपन ने देखो ओस की परिभाषा दी, जब वायुमंडल की जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी बूंदों के रूप में, यहां तो छोटी छोटी बूंदों के रूप में है और यहां किसके रूप में जमा हो रही है, हिम कणों के रूप में। अगर जलवाष्प छोटी छोटी बूंदों के रूप में पत्तियों के ऊपर आती है तब तो उसे कहते हैं अपन ओस, और अगर वही बर्फ के क्रिस्टल के रूप में आती है तो उसे अपन कहते हैं पाला। तो उसे पाला कहा जाता है। ये अपन ने इसकी सिंपल डेफिनेशन दे दी। ध्यान रखना, पाला वनस्पतियों और पौधों के लिए क्या है, हानिकारक होते हैं या होता है, कहा जाता है। यह वनस्पति वे फसलों के लिए हानिकारक होता है। यह वनस्पति वे फसलों के लिए हानिकारक होता है। यह वनस्पति वे फसलों के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। अब इससे कैसे बचा जाए, तो इससे बचाव के लिए खेतों में क्या करते हैं, पानी भर दिया जाता है, या क्यों कह सकते हैं खेतों की सिंचाई कर दी जाती है, या खेतों के पास क्या किए जाते हैं, अलाव जलाए जाते हैं। तो आप कह सकते हैं इससे बचाव हेतु, खेतों की सिंचाई कर दी जाती है, खेतों की सिंचाई कर दी जाती है। इससे बचाव हेतु खेतों की सिंचाई कर दी जाती है तथा खेतों के किनारे अलाव जलाए जाते हैं, तथा खेतों के किनारे अलाव जलाए जाते हैं। तो देखिए, आपेक्षिक आर्द्रता पर आधारित अपन ने 2 पॉइंट अपन ने जान लिए हैं। ओस होती क्या है, देखना इसकी मैकेनिज्म अपन नहीं जान रहे हैं, क्योंकि मैकेनिज्म जानेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा टॉपिक में। ओस किस प्रकार बन रही है, क्या उसका प्रोसीजर है, किस प्रकार कितनी आपेक्षिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है, ये चीज़ अपन जान नहीं रहे हैं। अपन केवल उस पर आधारित घटनाओं के नाम लिख रहे हैं और उनको परिभाषित कर रहे हैं। तो उसमें नंबर 1 लिया है मैंने ओस, नंबर 2 आपको बताया है मैंने पाला के बारे में। अगर जलवाष्प द्रव की बूंदों के रूप में पत्तियों पर आ जाती है तब तो वो ओस है, और अगर जलवाष्प बर्फ के क्रिस्टल के रूप में पत्तियों पर आ जाती है पौधों के, तो वो क्या है, पाला है। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। अब अपन तीसरी जो घटना है जो कि आपेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करती है, वो भी, यानी यूँ कह सकते हैं अपन, ये जो सारी घटनाएं जो आपेक्षिक आर्द्रता की है वो सारी घटनाएं वो होती हैं जिसके अंदर जल वाष्प पर जो आधारित घटनाएं, जैसे जल वाष्प से यह द्रव की अवस्था में बूंद के रूप में बनना, यहाँ बर्फ के क्रिस्टल के रूप में, फिर अपन पढ़ेंगे कोहरा या कुआंसा, ये कोहरा या कुआंसा, फिर उसके बाद अपन इसके अंदर पढ़ेंगे बादल और वर्षा। तो ये सब जल वाष्प पर, ओलों का बनना, ये सब जल वाष्प पर आधारित घटना है, यानी ओले किस प्रकार से बनते हैं। तो एक बार अब इसे नोट करें। देखो 2 घटनाएं आपने जान ली है। अब देखिए भाई, दूसरी घटना के बाद नंबर 3, तीसरी घटना के अपन चर्चा कर रहे हैं कोहरा या कुहासा। कोहरा या कुहासा, या इसे अपन कह सकते हैं फोग या मिस्ट। देखो भाई, ध्यान रखना, कोहरा या कुआंसा जो है ये धुंध से अलग होता है। धुंध अलग होती है
और ये कोहरा क्या है, अलग है। तो देखिए कोहरा या कुहासा है क्या, पहले तो अपन इसे सिंपल परिभाषित कर दें कि ठंडी रातों में कभी कभी, यहीं से लिख देते हैं, ठंडी रातों में कभी कभी वायुमंडल का ताप, कभी कभी वायुमंडल का ताप, ठंडी रातों में कभी कभी वायुमंडल का ताप औसांग से नीचे आ जाता है। देखिए गौर कीजिए, फिर शब्द आ रहा है औसांग, तो याद रखिएगा औसांग है क्या। ठंडी रातों में कभी कभी वायुमंडल का ताप औसांग से नीचे आ जाता है, औसांग से नीचे आ जाता है, जिससे वायुमंडल के एक विस्तृत क्षेत्र में, जिससे वायुमंडल के एक विस्तृत क्षेत्र में, जिससे वायुमंडल के एक विस्तृत क्षेत्र में वाष्प का द्रवण प्रारंभ हो जाता है। वाष्प का द्रवण, जिससे वायुमंडल के एक विस्तृत क्षेत्र में वाष्प का द्रवण क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। वाष्प का द्रवण प्रारंभ हो जाता है। द्रवित जल के कण, द्रवित जल के कण, द्रवित जल के कण वायुमंडल में इस के कण वायुमंडल में इस विस्तृत, द्रवित जल के कण वायुमंडल में इस विस्तृत क्षेत्र में बादल जैसे दिखाई देते हैं। इस विस्तृत क्षेत्र में बादल जैसे दिखाई देते हैं। द्रवित जल के कण वायुमंडल में इस विस्तृत क्षेत्र में बादल जैसे क्या होते हैं, अपन को दिखाई देते हैं, जिसे ही कुहासा कहते हैं, दिखाई देते हैं, जिसे कुहासा कहते हैं। तो देखो यहां आपने इसकी परिभाषा दे ली है कि ठंडी रातों में कभी कभी वायुमंडल का ताप औसांग से नीचे आ जाता है। औसांग टेम्परेचर आप पढ़ चुके हैं, जिससे वायुमंडल के एक विस्तृत क्षेत्र में वाष्प का द्रवण प्रारंभ हो जाता है। द्रवित जल के कण वायुमंडल में इस विस्तृत क्षेत्र में बादल जैसे दिखाई देते हैं, बादल की भांति दिखाई देते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, कुहासा कहते हैं। अब देखो इसे ध्यान रखना, कोहरा या कुहासा, या कह सकते हैं कोहरा व कुहासा कह दो, फॉग एंड मिस्ट, क्योंकि धरना कोहरा और कुहासा में फर्क है। अगर कुहासा जब सघन हो जाता है तो इसे ही अपन क्या कहते हैं, कोहरा कह देते हैं। तो धरना कोहरा, कुहासा और धुंध, इन तीनों में कितना माइनर डिफरेंस है ये अपन ने जान लिया है। तो यहीं अपन ये पॉइंट भी कह सकते हैं
कि जब ये बहुत घना हो जाता है इसे अपन क्या कहते हैं, कोहरा कहते हैं। तो आप ये नेक्स्ट डेफिनेशन रूप में यहाँ लिख सकते हैं कि जब कुहासा बहुत घना हो जाता है तो इसे कोहरा कहते हैं। तो ध्यान रखना, कुहासा, कोहरा और धुंध तीनों में फर्क है। धुंध के अंदर पॉल्यूशन शामिल हो जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र की जो धुआं है वो उसमें जब शामिल हो जाता है इस कोहरे के साथ, या यूँ कह सकते हैं इस कुहासे के साथ जब वो शामिल हो जाता है तो ही उसे अपन क्या कहते हैं, फिर धुंध कहते हैं। तो देखो, जब कुहासा बहुत घना हो जाता है तो इसे अपन क्या कहते हैं, कोहरा कहते हैं। कोहरे के कारण सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो है वायुयानों को। वायुयान के अलावा अन्य जो यातायात के साधन हैं उनमें भी बड़ी समस्या आती है। तो आप इस पॉइंट को नोट कीजिएगा कि कोहरे के कारण वायुयान वे अन्य यातायात के संचालन, कोहरे के कारण वायुयान वे अन्य यातायात के संचालन में बाधा होती है, के संचालन में बाधा होती है। ध्यान रखना, कोहरे से यातायात और वायुयान के संचालन में क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है। परंतु पहाड़ी क्षेत्रों में जब कोहरा होता है तो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कोहरा बड़ा अच्छा माना जाता है, विशेषकर जैसे चाय की जो फसल होती है उसके लिए अच्छा होता है। तो आप ये पॉइंट भी नोट कर सकते हैं कि कोहरे के कारण वायुयान व अन्य यातायात के संचालन में बाधा होती है। क्लियर है चीज। पहाड़ियों में यह कोहरा कहवा, चाय, पौधे के नाम है भाई, कहवा, चाय इत्यादि। पहाड़ियों में यह कोहरा कहवा और चाय इत्यादि के पौधों के लिए उपयोगी है। इत्यादि के पौधों के लिए उपयोगी है। तो ध्यान रखना है, पहाड़ियों में ये कोहरा कहवा, चाय इत्यादि के पौधों के लिए क्या है, उपयोगी है। अब देखो, इन पौधों के लिए उपयोगी है क्यों है वो अपन जान लें कि पौधों के लिए, यूं लिख दें अपन, इत्यादि के पौधों के लिए उपयोगी है, क्योंकि देखिए, इत्यादि के पौधों के लिए क्या है, ये उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि ये सूर्य की तेज किरणों से, क्योंकि यह सूर्य की तेज किरणों से, क्योंकि यह सूर्य की तेज किरणों से इन पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। क्योंकि सूर्य की तेज किरणों से इन पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसीलिए कोहरा कहवा और चाय की फसल के लिए क्या होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। देखो, कभी कभी होता क्या है कि जब इस कोहरे के साथ पॉल्यूशन वाली एयर मिल जाती है औद्योगिक क्षेत्र की, तब ये क्या बन जाती है, धुंध बन जाती है। तो यहाँ आप इस पॉइंट को भी नोट कर ले ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो जाए। जैसे ओस और पाले में अंतर क्लियर हो गया, वैसे कुहासा, कोहरा और धुंध में जो अंतर है वो भी क्लियर हो जाए। ध्यान रहे, अपन ने और भी कई अंतर क्लियर किए थे। एक अंतर अपन ने क्लियर किया था
कि भाप, वाष्प और गैस, इनमें क्या डिफरेंस था वो भी अपन ने क्लियर किया था। इसी तरह से देखो, यह सूर्य की तेज किरणों से इन पौधों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ये चीज़ अपन ने जान ली है। कभी कभी धुएं, धूल के कणों, कभी कभी धुएं, धूल के कणों तथा जल वाष्प के उपस्थित होने से, कभी कभी धुएं, धूल के कणों तथा जल वाष्प के उपस्थित होने से वायुमंडल इतना धुंधला हो जाता है, वायुमंडल इतना धुंधला हो जाता है, इतना धुंधला हो जाता है कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। हो जाता है कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, धुंध कहते हैं। दिखाई नहीं देती, ऐसी स्थिति को धुंध कहते हैं। तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा तीनों डिफरेंस। सबसे पहले कुहासा है क्या, वो आपने जान लिया है। फिर आपने जान लिया कि कोहरा है क्या। फिर आपने जान लिया कि धुंध है क्या। तीनों में डिफरेंस आपके पास इजीली हो गया होगा। अब देखो, जो आपके पास धुंध वाली जो घटना होती है, यह प्राय घना धुआं उत्पन्न करने वाले औद्योगिक शहरों में होता है। ये जो घटना होती है, घना धुआं उत्पन्न करने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में धुंध की घटना ज़्यादा होती है। तो देखिएगा, कोहरा व कुहासा है क्या, इससे पहले आपने ओस के बारे में आपने जान लिया था, पाले के बारे में जान लिया। ठंडी रातों में कभी कभी वायुमंडल का ताप ओसांग से नीचे आ जाता है, जिससे वायुमंडल के एक विस्तृत क्षेत्र में वाष्प का द्रवण प्रारंभ हो जाता है। द्रवित जल के कण वायुमंडल में इस विस्तृत क्षेत्र में बादल जैसे दिखाई देते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, कुहासा कहते हैं। फिर देखिएगा, कुहासा या मिस्ट, जब कुहासा बहुत घना हो जाता है तो इसे अपन क्या कहते हैं, कोहरा कहते हैं। कोहरे के कारण वायुयान व अन्य यातायात के संचालन में बाधा होती है। पहाड़ियों में ये कोहरा कहवा, चाय इत्यादि के पौधों के लिए उपयोगी है, क्योंकि ये सूर्य की तेज किरणों से इन पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। कभी कभी धुएं, धूल के कणों तथा जल वाष्प के उपस्थित होने से वायुमंडल इतना धुंधला हो जाता है कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ऐसी स्थिति में या ऐसी स्थिति को अपन क्या कहते हैं, धुंध कहते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, एज इट ऐसे कैसे एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। अब देखो, इसमें यहाँ जो आपने लिखा है, कभी कभी ये थोड़ा अक्सर हो सकता है कट जाए आपके, उपस्थित होने से वायुमंडल इतना धुंधला हो जाता है, यहाँ रगना इतना धुंधला हो जाता है। एक बार इस पॉइंट को अपन यहाँ लिख दें, थोड़ा सा इसे पूरा कर दें। देखिएगा, इस लाइन को मैं थोड़ा सा यहाँ पूरा कर देता हूँ, इस वाली लाइन को। कि कभी कभी धुएं, धूल के कणों, कभी कभी धुएं, धूल के कणों तथा जल वाष्प के उपस्थित होने से
तथा जल वाष्प के उपस्थित होने से वायुमंडल इतना धुंधला हो जाता है कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ऐसी स्थिति धुंध होती है। ये लो, यहाँ अपन ने पॉइंट लिख दिया क्योंकि शायद अक्सर ये कट रहा था नीचे, आपको देखने में दिक्कत आती। अब देखिएगा ये जो धुंध जो है प्राय वहाँ होती है जहाँ पर कि एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है। तो आप ये पॉइंट भी इसमें आप नोट कर लीजिए कि जो धुंध की जो घटना है, तो इसके लिए आप कह सकते हैं यह प्राय घना धुआं उत्पन्न करने वाले, घना धुआं उत्पन्न करने वाले औद्योगिक शहरों में होता है। तो देखिए यहाँ अपन ने कोहरा, कुहासा और एक साथ में आप ले सकते हैं धुंध, इन तीनों को अपन ने जान लिया है। और ये भी एक तरह से आपेक्षिक आर्द्रता यानी कि वाष्प पर आधारित घटना है। 3 पॉइंट अपने जान लिए। अब जानेंगे अपन बादल और वर्षा, उसके बाद फिर अपन जानेंगे ओले। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब अपन नंबर 4 पे जानेंगे बादल व वर्षा। यानी कि क्लाउड्स एंड रेन्स। ये भी आपेक्षिक आर्द्रता पर ही निर्भर करने वाली क्या है, घटना है। तो देखिए बादल व वर्षा, क्लाउड्स एंड रेन्स है क्या। कुहासा जब अधिक ऊंचाई पर बनता है, कुहासा जब अधिक ऊंचाई पर बनता है तो ये बादल कहलाता है। तो यह बादल कहलाता है। यानी कुहासा ही अगर अधिक ऊंचाई पर है तो इसे क्या कहा जाता है, बादल कहते हैं। अब देखिएगा ये बादल तो हो गए, जिसके अगर इसका संघनन होता है इस कुहासा का अधिक ऊंचाई पर होने पर, तो संघनन होने की स्थिति में अब इससे क्या होगी, वर्षा होगी। जिसके संघनन से क्या होती है, वर्षा होती है। जिसके संघनन से वर्षा होती है। नंबर 5, तो देखो अपन ने 4 पॉइंट जान लिए हैं इसकी घटनाओं का जो आपेक्षिक आर्द्रता पर आधारित है। नंबर 5 बात करेंगे अपन ओला या हैल। देखिए ओला है क्या, एक तरह से बर्फ के टुकड़े होते हैं,
कब बनते हैं, कैसे बनते हैं? तो आप इसके लिए सिंपल ये कह सकते हैं, यदि ऊपर उठती हुई वायु और जल वाष्प का ताप अगर 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो ये बर्फ, तो वायुमंडल में द्रवित हुई जल की बूंदें हैं, यानी उसमें एक तरह से जम जाती हैं। ये जो जल की बूंदें जो हैं इसमें ओले के रूप में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। तो आप कह सकते हैं यदि ऊपर उठती वायु व जल वाष्प का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो वायुमंडल में द्रवित हुई जल की बूंदें क्या होती है, बर्फ में बदल जाती हैं और अपने भार के कारण जब ये नीचे आती हैं तो यही वास्तव में क्या होती हैं, ओला कहलाते हैं। तो देखिए आप इसके लिए कह सकते हैं यदि ऊपर उठती यदि ऊपर उठती या यूं कह सकते हैं यदि ऊपर उठती वायु व जल वाष्प, यदि ऊपर उठती वायु व जल वाष्प, यदि ऊपर उठती वायु व जल वाष्प का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, यदि ऊपर उठती वायु व जल वाष्प, देखो ऊंचाई पर जाते तापमान तो कमी आती है, लेकिन अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाए, कम हो जाता है, तो वायुमंडल में द्रवित हुई वायुमंडल में द्रवित हुई तो वायुमंडल में द्रवित हुई जल की बूंदें तो वायुमंडल में द्रवित हुई जल की बूंदें बर्फ में बदल जाती हैं। बर्फ में बदल जाती हैं। तो वायुमंडल में द्रवित हुई जल की बूंदें बर्फ में क्या होती हैं, बदल जाती है। अब ये जो बर्फ में बदल गई है, अब ये जो बर्फ के टुकड़े हैं अपने भार के कारण ये बर्फ के टुकड़े अपने भार के कारण ये बर्फ के टुकड़े अपने भार के कारण नीचे गिर जाते हैं। ये बर्फ के टुकड़े अपने भार के कारण क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं, जिन्हें ओले कहते हैं। जिन्हें ओले कहते हैं। ये लो, तो अपन ने ये पांचों घटनाएं जो थी दैनिक जीवन में आपेक्षिक आर्द्रता का महत्व कह दें या इसे अपन घटनाएं कह दें। अब अपन ये जानेंगे कि आपेक्षिक आर्द्रता को मेजर करने के, उसको ज्ञात करने के, मापन करने के क्या लाभ है। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे।